नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, संस्थापक एवं संचालक सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। दोस्तों, आज हम वर्मी कल्चर ऑब्लिक केचुए पालन का तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ, केचुए पालन या वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर एक नज़र में। दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, किसानों के लिए अपने आप जब तक वो नहीं बनाएंगे इसे, जब तक वो प्रयोग नहीं कर सकते वर्मी कंपोस्ट को, उन्हें खुद केचुए पालन करना पड़ेगा। लेकिन क्यों ज़रूरी है उनके लिए? पिछले 1968 से हमारे देश में ये खाद, रासायनिक खादें तथा आपका नए नए बीज ये आए, और उसके बाद उन्होंने ज़मीन को बहुत बुरी तरह से चूसना शुरू किया। और कोई इसमें शक नहीं कि शुरू में पैदावार बढ़ी और उनका रासायनिक उर्वरकों का तथा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स वगैरह का प्रयोग भी कम था। लेकिन जैसे जैसे इनकी मात्रा बढ़ती गई, उपज जो है कम से कम तर होती गई, और आज ये स्थिति हो रही है ज़मीन की कि आपकी ज़मीन लगभग बंजर के पराय हो चुकी है। ख़ास तौर से मैं आपके हरियाणा और पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राजस्थान की ज़मीनों के बारे में कह सकता हूँ। कोई भी ज़मीन कब उपजाऊ है? जब उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम से कम 3.5-4% हो, जब वो उपजाऊ है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आज इसकी मात्रा 1.3 से भी नीचे आ चुकी है औसतन, और कई जगह तो कार्बन की मात्रा 0 उस पर आ चुकी है। अगर ये 0 है और इसकी ज़मीन की CN रेशियो ये 24:1 तथा से लेकर 30:1 तक होनी चाहिए अनुपात में, और जीवाश्म इसमें 0.8% होना चाहिए, जो अब मात्र 0.3% रह गया है, और इससे भी कम होता जा रहा है। क्योंकि हमने ये रासायनिक खाद, खास तौर से यूरिया और अन्य इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फंजीसाइड और हर्बिसाइड, ये डाल के इसमें जो जीवाश्म था वो हम ख़त्म कर चुके हैं। इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो जीवाणु थे, इसमें सूक्ष्म जीवी थे, उनको लगभग ख़त्म कर दिया है। हमारे इसमें धरती में जो केचुए थे उनको भी हमने लगभग ख़त्म प्राय हो रहे हैं, वो भी दिन पर दिन लुप्त होते जा रहे हैं। जिसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होगी, केचुए नहीं होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें वो धरती एक तरफ से बंजर है। और दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में भी धरती को धरती या सॉइल नहीं कहा गया, जैसे पश्चिमी और यूरोपियन सभ्यता में कहा जाता है। हमारे यहाँ जमीन को भी धरती माँ की संज्ञा दी गई है। यह माँ के जैसा है। क्यों है? क्योंकि इसमें अरबों खरबों जो है जीवाश्म है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तरह तरह के सूक्ष्म जीवी हैं जो उस जमीन को उपजाऊ बनाए रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी मेज से या किसी पेन से कोई पेन पैदा किया जा सकता है, या किसी शीशे से शीशा पैदा किया जा सकता है? लेकिन धरती में आप बीज डाल दो, बीज डालने के बाद पता लगा वो अंकुरण होया, पौधा बना, और उसना बना, पूरा जीवन चक्र पूरा करके अपने जैसे फल, सब्जी, अनाज वगैरह वो देता है। तो इसको आपको मात्रा इसकी, खास तौर से आपकी कार्बन की मात्रा, CN रेशो, जीवाश्म, इसमें खनिज पदार्थ, इसमें पानी की मात्रा और हवा की मात्रा। खनिज पदार्थ आपकी ज़मीन में 46% होना चाहिए, पानी की मात्रा 25% होनी चाहिए, और हवा की मात्रा 25% होनी चाहिए। जब तक इनकी मात्रा पूरी नहीं होगी, और अगर आपका CN रेशो 15:1 से कम हो जाएगा, तो समझो आपकी धरती बंजर हो चुकी है। अधिकतर अभी पीछे कई साल की बात होली, सोनीपत जिले में जहाँ मैं कृषि विज्ञान केंद्र में काम करता था, वहाँ पे कृषि विभाग द्वारा कोई 4876 सैंपल सारे जिले में से लिए गए, और आपको जानकर अचंभा होगा कि उसमें मात्र 2 सैंपल इस तरह से पाए किसानों के कि जिसमें सारे तत्व ठीक ठाक थे, और उसमें कार्बन की मात्रा भी ठीक थी, जीवाश्म की मात्रा भी ठीक थी,
तो उनका पता लगा कि वो उसमें अच्छे तरह से खाद वगैरह, गोबर का खाद वगैरह सही डालते हैं। हालांकि अब आप ये सब लोग बाग समझ गए हैं और जानते हैं, और सरकार भी इस तरह से काफ़ी वो हो रही है, जागरूक हो रही है, और सरकार जगह जगह कैंपेन चला रही है कि इसमें जीवाश्म की मात्रा, कार्बन की मात्रा बढ़े, उसके लिए जो है देसी खाद डालना आपका ज़रूरी है। लेकिन अब पशुओं की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो किसान कहते हैं जितना गोबर और सड़ा हुआ गड़ा हुआ खाद गोबर का कहाँ से लें, तो उसके लिए ये केंचुए पालन बहुत आवश्यक चीज़ है। और केंचुए पालन करोगे तो उससे आपकी कार्बन की मात्रा और दूसरी मात्राएं बढ़ेंगी। तो इसका किसान जो है, अगर हम ये कहें कि भाई किसान मेरे जैसे आदमी से जो इसका काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, और मेरे को देख और भी काफ़ी आदमी इसका काम कर रहे हैं, और उनसे आप अगर खरीद कर किसान इस्तेमाल करेगा, तो मैं कहूँगा कि वो किसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसान इसको जब भी इस्तेमाल कर सकता है जब वो इसका पालन खुद करे। केंचुए पालन खुद अगर स्वयं करेगा तभी वो अच्छा वर्मी कंपोस्ट अपना बना सकता है और ताज़ा खाद बना के अपनी ज़मीन में डाल सकता है। तो उससे उसके खेत में इसके अंडे केंचुओं के वो जाएंगे और वहाँ पे भी खेत में भी केंचुए पैदा होंगे। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कई भ्रम फैलाते हैं माली लोग कि अगर केंचुए होंगे तो वो जड़ खा जाएंगे, या कई दीमक के बारे में भी इस तरह की सोची जाती है। केंचुआ या दीमक ये नुकसानदायक वो नहीं है। दीमक को नुकसानदायक बता के और उसको दिखाएंगे। अरबों खरबों की दवाई पिछले 40-50 साल में विदेशों ने हमारे यहाँ देश में काफ़ी डंप करी और उनको किसानों को बहकाया गया और वो बेचा गया। दीमक और एक केंचुआ जो है ये ज़मीन के ऊपर नीचे चलता चला जाता है, जिससे इसकी सांद्रता ज़मीन की बढ़ती है, उसमें हवा की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन को खराब कर दिया है डीएपी की अत्यधिक मात्रा डाल के या फास्फोरस और पोटाश की अत्यधिक मात्रा डाल के, तो उसमें नीचे परत बढ़ गई है। बहुत से किसान ये कहेंगे कि जी ज़मीन में पानी की चूस नहीं रही, पानी नहीं पीता। तो किसानों को अगर इसको डालना ही पड़ेगा और इनका समन्वित प्रयोग करना पड़ेगा। केंचुए पालन करके वर्मी कंपोस्ट डालिए, और साथ साथ आप किसी भी चीज़ को गोबर या उपले बना के या आप फांस गेहूं की उनको बिल्कुल ना जलाएं, पुराड़ बिल्कुल ना जलाएं। अब अगर हमारी हिंदू संस्कृति को देखा जाए तो कब जलाते हैं? जब आदमी मर जाता है या कोई जीव मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगर आप इस तरह ही इसको जलाओगे, फांस जलाओगे या पुराड़ जलाओगे, तो आप इसको अपना ये समझिए कि आप अपनी धरती माता का जो क्या कहना चाहिए, धरती माता के लिए जो सूक्ष्म तत्व हैं या सूक्ष्म जीवी हैं उनको आप जला दोगे और धरती को बंजर बना दोगे। तो बंजर धरती से या बंजर उससे ज़मीन से कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जिस तरह से बांझ माँ से या बांझ औरत से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, इसी तरह से बंजर धरती से आपका जो है ना अनाज, फल, सब्जी वगैरह कोई पैदा नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, जितनी जल्दी हो सके आप इस काम को खुद करें। अगर आप खरीद के डालना चाहोगे तो खरीद के ये बड़ा महंगा पड़ेगा और आप डाल नहीं सकोगे, लेकिन खुद अगर करोगे तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। आप हमारे पास आइए, इसको सीखिए और इसकी जानकारी लीजिए, क्योंकि जानकारी लेके, ट्रेनिंग लेके, सीख के आप देखोगे कि आप बहुत अच्छी तरह से केंचुआ पालन कर सकते हो। और मैं समझता हूँ कि 10,000 से लेके और 50-60 हज़ार रुपये लगा के छोटे बड़े किसान के हिसाब से आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये जितनी जल्दी वार फुटिंग लेवल पे, युद्ध स्तर पे अगर इस काम को आप करेंगे तो आपकी ज़मीन बचेगी। नहीं तो हो सकता है श्रीलंका की तरह से आप भी इसमें गुलामी में आ जाओ और आपकी देश की और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए किसान की। तो दोस्तों, मेरा अंतिम निवेदन है कि आप कोई भी आदमी जो खेती करता है, कोई भी किसान जो खेती करता है, छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो छोटे रूप में पाल लो, बड़ा किसान है तो बड़े रूप में पाल लो, मध्यम है तो मध्यम रूप में पाल लो। लेकिन केंचुए पालो और इसके साथ साथ जैसे डीकम्पोजर चल रहे हैं, तरह तरह के जीवाणु खाद चल रहे हैं, जैसे एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम बैक्टीरिया है, या आपका जो है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है,
या पोटाश सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इन सब का समन्वित प्रयोग करके आप केंचुए पालन के साथ अगर करेंगे, और याद रखिए किसी भी चीज में आप आग ना दें, ना गोबर के उपले बना के आग दें, ना फांस जलाएं, ना पुराण जलाएं, ना गन्ने की पत्ती जलाएं, ना आप कपास की पत्तियां वगैरह फूकें, या किसी भी जो जमीन में जो फसलों के अवशेष हैं उन्हें जलाएं नहीं, उन्हें केंचुए के साथ मिला के उन्हें खिला के और उनका अच्छा खाद बनाएं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर कहते हैं। इस वीडियो को देखने के साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि पहले के जो हमने 2 वीडियो भाग 1 और भाग 2 दिया है, उसमें भी हमने आपको जानकारी दी है। इन तीनों वीडियो को लगातार आप एक साथ देखें तो आपको काफ़ी कुछ इसका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इसको अच्छी तरह से बनाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से आके इसकी ट्रेनिंग लीजिए, प्रशिक्षण लीजिए और एक सफल किसान बनिए। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइए, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार।